हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमान और आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5 का लास्ट यूनिट है। ये हमारा कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया का। इसका पार्ट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इसका पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। इसका नाम है वर्कर्स एंड द वुमेन मूवमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि विमेन जो होती है, विमेन बहुत सारे तरीके से एक्सप्लॉइट की जाती है कोलोनियल एरा में भी, और उसके लिए बहुत सारे मूवमेंट्स निकाले जाते हैं। वो सब हम पढ़ेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वर्कर्स की मूवमेंट हम दो फेजेस में पढ़ेंगे, एक फर्स्ट फेज ऑफ मूवमेंट, एक हम पढ़ेंगे सेकंड फेज ऑफ मूवमेंट। ठीक है, उसके अलावा हम वुमेन के मूवमेंट्स को भी हम पढ़ेंगे इन सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। देखिए, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो थे कि जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज वगैरह, और जो नेशनलिस्ट मूवमेंट थे जैसे कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, उसके साथ जो मूवमेंट्स लॉन्च किए, वो दोनों भी तरीके से वुमेन के मूवमेंट्स लॉन्च किए गए थे। तो वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर वुमेन मूवमेंट की क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन थी वो हम पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी पढ़ी है। बहुत सारी आपकी जो है आपने 6, 7, 8, 9, 10 हर जगह आपने ये चीज़ें ऑलरेडी पढ़कर आप आए हो। एक बार आपको सिर्फ इसको रिवाइज करना है और बहुत अच्छे से इसमें बहुत सारे कॉन्टेक्ट आपको ऐड कर देने हैं विद एग्जाम्पल्स। तो देखिए, आपको मालूम है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, इंडिया जो है एक तरीके से सेल्फ सफिशिएंट एग्रेरियन इकोनॉमी थी। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, सेल्फ सफिशिएंट एग्रेरियन इकोनॉमी थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने क्या किया, हमें जो है चेंज कर दिया इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, जो कि ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है पहले जो है वर्कर्स जो थे, पहले तो वर्कर्स का इतना रोल था नहीं, बिकॉज इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी नहीं। लोग हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन करते थे, मतलब खुद का प्रोडक्शन खुद करते थे और खुद ही बेचते थे और खुद ही कमाते थे। वर्कर्स का जो रोल आया वो आया कैपिटलिज्म के साथ। आपको पता है कैपिटलिज्म जो है वो कितना रिलेटेड है वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन के साथ। तो 19th सेंचुरी में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंडस्ट्रीज इंट्रोड्यूस की थी, इसके अलावा वर्कर्स को ब्रिटिशर्स जो है डिफरेंट आइलैंड से भेजा करते थे। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज में भेजा करते थे काम करने के लिए एज बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर, तो उसी के साथ बहुत सारे मूवमेंट्स लॉन्च होते हैं जो बॉन्डेड लेबर को बंद करने के लिए जो है एक्ट करते हैं, स्लेव एबॉलिशनरी मूवमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वर्कर्स का बेसिकली वो एक ऐसा टाइम था 18 19 सेंचुरी जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ऑलरेडी जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रख दिया था। बिकॉज एग्रीकल्चर को जो है उन्होंने कमर्शलाइज करने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम पे, ताकि वो लोग जो है रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर सके जो कि यूज़ हो सके उनकी इंडस्ट्रीज में। और साथ साथ जो है वहाँ पर जो है उन्होंने रूरल इकोनॉमी, हमने ऑलरेडी ये सब चीज़ें सेकंड थर्ड यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से रूरल इकोनॉमी का पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन ब्रिटिशर्स द्वारा कर दिया जा चुका था। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, उन लोगों का भी बहुत बुरा हाल था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। अब हम समझेंगे कि उस टाइम पर जो इकोनॉमी जब डेवलप हो रही थी, ब्रिटिशर्स की इकोनॉमी डेवलप हो रही थी और इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप होते जा रही थी। और हमें देखने को मिलता है कि उस टाइम पर जो है ब्रिटिशर्स के ये सब चीज़ों के अगेंस्ट जो है इंडिया में बहुत सारे ट्रेड यूनियन जो है वो बनने लग गई थी। और ट्रेड यूनियन का काम था कि बहुत सारे अनजस्ट लॉस और लो वेजेस और ज़्यादातर वर्किंग आवर्स के, ओवर वर्किंग आवर्स के अगेंस्ट जो है रिवॉल्ट करना। तो वर्किंग क्लास का जो मूवमेंट है वो 19th सेंचुरी में हम देख सकते हैं कि शुरुआत हुई इसकी। और हम पढ़ेंगे कि इसका मूवमेंट जो है ये कहाँ तक की जो है बढ़ने लग गया। देखिए, ये मूवमेंट रिलेटेड है रेलवे से। देखिए, रेलवे में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की ज़रूरत थी ब्रिटिशर्स को। मॉडर्न फैक्ट्रीज ब्रिटिशर्स सेटअप कर रहे थे। इंडिया में तो नहीं कर रहे थे मोस्टली, बट दे वर डूइंग इट इन देयर कंट्री में कर रहे थे और इंडिया से वर्कर्स लेके जा रहे थे। उसके अलावा क्यों इंडिया से लेके जा रहे थे, बिकॉज चीप लेबर की तरह उनको यूज़ किया जाता था। इंडिया में उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज करी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज उन्होंने सेटअप की। और वो भी इसलिए की क्योंकि उनको ऐसा लगता था। देखिए, आपको एक बात पता होगा, MI इंडेक्स के बारे में आपने सुना होगा, मटेरियल इंडेक्स। देखिए, तो कॉटन को अगर आप यहाँ से इंडिया से पूरा ट्रांसपोर्ट करोगे, ठीक है, कॉटन को अगर आप यहाँ से ट्रांसपोर्ट करोगे और फिर वहाँ जाके उसका फिल्ट्रेशन वगैरह करोगे तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉटन को यहीं पर अगर आप एक कपड़ा बना देते हो और उसके बाद फिर आप जो है ना सप्लाई कर देते हो इन ब्रिटेन में आप सप्लाई कर देते हो, मैनचेस्टर में, वहाँ पर जाकर वो क्या होता है, कपड़े पे प्रिंटिंग हो जाती है और बाकी सारी चीज़ें हो जाती है और वो कपड़ा फिर यहाँ पर आके फिर वापस बिक जाएगा। तो वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो गया था। इसलिए कहीं न कहीं ब्रिटिशर्स जो है इस तरीके से इंडिया में कॉटन और जूट इंडस्ट्री जो है उस टाइम पे सेटअप कर रहे थे। मतलब उसमें उनके लिए, इंडियंस के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा, वो उनके फ़ायदे के लिए जो है शुरुआत कर रहे थे। तो आप देखोगे कि फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो 1855 में शुरुआत होती है बॉम्बे के अंदर। तो आपको देखने को मिलता है ना कि अर्लियर जो वर्कर्स का कॉन्सेप्ट था उस तरीके का नहीं था जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने जो जिस तरीके का वर्कर का क्लास का कॉन्सेप्ट लेकर आए।
क्योंकि अर्लियर जो है ना वर्कर्स लगते थे, ऑफ कोर्स ही बात है, मुगल्स का टाइम था, सल्तनत का टाइम था, कंस्ट्रक्शन में लगते थे, बट उस टाइम पे वर्किंग कंडीशन बहुत अलग थी। और ये जो मॉडर्न वर्किंग क्लास है जिसके अंदर वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, ये बेसिकली 19th सेंचुरी में इसकी शुरुआत होती है। तो बेसिकली यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप होगी, जहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन हो। तो कॉटन का प्रोडक्शन आपको पता है आज के टाइम पे महाराष्ट्र का जो रीजन होता है वहाँ पर मेनली जो होता है कॉटन का रीजन है, जहाँ पर बॉम्बे, अहमदाबाद, शोलापुर, नागपुर और कानपुर मेन सेंटर्स हैं। इसमें से अहमदाबाद आप देख सकते हो गुजरात के सेंटर है, बाकी सारे जितने भी सेंटर्स हैं आप देख सकते हो ये महाराष्ट्र के हैं। तो यहाँ पर आपको जितना प्रोडक्शन होता था ये मेन सेंटर्स थे। और आपको देखने को मिलेगा 1914 आने आने तक के 264 कॉटन मिल्स जो है सेटअप हो गई थी, और उसके अंदर 2,60,000 वर्कर्स काम कर रहे थे। और उसके अलावा बंगाल में वहाँ पर जो है जूट की कंडीशन बहुत अच्छी थी, जूट की ग्रोइंग कंडीशन वहाँ पर बहुत अच्छी थी, इसलिए वहाँ पर जूट का प्रोडक्शन चालू हो गया। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 60 जूट म्यूल सेटअप होती है, और 60 में से 2 लाख एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम कर रहे होते हैं 1912 में। ठीक है, उसके अलावा रेलवेज की शुरुआत भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, 1854 में हो जाती है, फर्स्ट ट्रेन चलती है हमारे इंडिया में। तो 1914 के अंदर जो है रेलवेज के अंदर भी 6 लाख वर्कर्स काम कर रहे थे। और माइनिंग इंडस्ट्रीज, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ऑफकोर्स ही बात है आयरन की ज़रूरत पड़ रही थी, बहुत सारी चीज़ों के मेटल्स की ज़रूरत पड़ रही थी जो कि उनकी इंडस्ट्रीज में रिक्वायर्ड थी, मशीनरी कैसे बनेगी। तो माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर करीबन 1.5 लाख वर्कर्स काम कर रहे थे। और प्लांटेशंस के अंदर जो है करीबन 7 लाख वर्कर्स काम कर रहे थे। ठीक है, तो प्लांटेशन आपको पता है क्या होते हैं, जैसे कि दार्जिलिंग एरिया में आप देखोगे, और आज भी बंगाल वाले एरिया में आप थोड़ा सा देखोगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्लांटेशंस जो है ना वहाँ पर आपको मेनली मिल जाएंगे, जहाँ पर ब्रिटिशर्स, वहाँ के प्लांटेशन के लॉज भी बहुत ज़्यादा ख़राब थे, आपने पढ़ा होगा। बहुत सारे लॉज थे जिसमें प्लांटेशन वर्कर्स को अलाउड नहीं था कि वो अपना प्लांटेशन छोड़कर जा सकते हैं बाहर। तो इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रिंजेंट लॉज उन्होंने बनाए थे, और वर्कर्स को जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, बिकॉज वर्कर्स के पास कोई और मतलब जगह नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एग्रीकल्चर पूरी तरीके से र्यून हो गई थी। उसके अलावा उनकी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है वो र्यून हो गई थी। तो वर्कर्स हैड नो अदर चॉइस देन टू जस्ट वर्क फॉर द ब्रिटिशर्स। तो वही हार्श वर्किंग कंडीशंस के चलते फर्स्ट फेज ऑफ वर्कर मूवमेंट शुरुआत होती है। फर्स्ट फेज कब से शुरुआत होती है, हम बोल सकते हैं 1850 से शुरुआत होती है 1918 तक के, ये हम बोल सकते हैं इसको फर्स्ट फेज ऑफ वर्कर मूवमेंट। तो देखिए जब कोई भी चीज़ शुरुआत होती है तब वो जो होती है ना ऑर्गेनाइज नहीं होती प्रॉपर वे में, कई कहीं पर होता है, कई कहीं पर नहीं होता है प्रॉपर, जो है ना लोग साथ में नहीं आ पाते। तो वैसा ही होता है वर्कर मूवमेंट के साथ, स्टार्टिंग में जो मूवमेंट होता है बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज होता है और इनफेक्टिव होता है। ब्रिटिशर्स जो है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत सारे काम नहीं कर रहे होते हैं, मतलब ब्रिटिशर्स को प्रॉपरली कोई तरीके का सिस्टम नहीं होता है कि वर्कर्स जो है ब्रिटिशर्स को अप्रोच कर सके, इसलिए वो लोग स्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश करते हैं कुछ ट्रेड यूनियन की। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन कुछ इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स जो है वो कोशिश करते हैं सेटअप करने की, जैसे कि एस एस बंगाली इन बॉम्बे, शशिपद बनर्जी इन बंगाल और नारायण लोखंडे इन महाराष्ट्र। तो ये लोग चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को मतलब ब्रिटिशर्स को फोर्स कर रहे थे कि आप वर्कर्स की कंडीशन अच्छी करो। ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है कि जो वर्कर्स है खुद में आपस में जो है ट्रेड यूनियन नहीं बना पाएंगे, उनको कोई लीडर की ज़रूरत थी। तो ऑफकोर्स ही बात है कि ये जो सब थे इन्होंने लीडर्स की जैसा काम किया और उनको जो है आपस में मोबिलाइज किया। तो इस टाइम पर हम देख सकते हैं कि स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज होने लग गई थी, लेकिन स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज हो भी रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज हो रही थी, लेकिन बावजूद उसके कोई प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस जो है इम्प्रूव नहीं हुई, ना ही वेजेस इम्प्रूव हुई और ना ही जो है वर्कर्स को जो किसी भी तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। अब आपको पता होगा कि इंडिया में जब गांधी जी आए थे, 3 उन्होंने स्टार्टिंग में मूवमेंट किए थे, एक चंपारण और अहमदाबाद और फिर खेड़ा। तो चंपारण और खेड़ा के बारे में हमने पढ़ा था कि लास्ट चैप्टर में कि वो मूवमेंट्स थे रिलेटेड टू पीजेंट्स। अहमदाबाद की जो थी ना मिल स्ट्राइक वो थी रिलेटेड टू वर्कर्स। तो उस टाइम से मतलब 1918 से जो है कहीं ना कहीं वर्कर्स को भी नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही थी, और उससे शुरुआत होती है सेकेंड फेज ऑफ वर्कर मूवमेंट की। तो सेकेंड फेज का जो शुरुआत होती है वो 1918 से शुरुआत होती है, ऑफकोर्स ये बात है इंडिया की इंडिपेंडेंस तक चलती है। और इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हो जाता है, आपको पता है रशिया के अंदर रशियन रिवॉल्यूशन आ जाता है, वर्कर्स रिवॉल्ट करते हैं, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वर्कर्स कितने अच्छे से काम कर रहे होते हैं। तो ट्रेड यूनियन का स्टैब्लिशमेंट होता है, धीरे धीरे हमें पता चलता है कि वहाँ पर किस तरीके के आइडियाज़ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो वैसे ही जो है कहीं ना कहीं उस टाइम पर जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी ग्रो होने लगे, जैसे कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी।
तो वो लोग फिर डायरेक्टली जो है ट्रेड यूनियन के साथ मिलकर काम करने लग गए। और अब ये टाइम था कि थोड़ा-सा ये मूवमेंट जो है ना नेशनलिस्ट मूवमेंट के रूप में जो है उभर कर आ रहा था, क्योंकि इन सब लोगों को ये भी कहा जा रहा था कि आप लोग क्या करो, पार्टिसिपेट करो इन द नेशनल मूवमेंट। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है एस्टैब्लिश, वो होती है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है बिकॉज़ ये जो वर्कर्स की फर्स्ट टाइम एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टैब्लिश की जाती है। इसमें आपको बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बीपी वाडिया, एनएम जोशी, जोसेफ बर्सिया, ये सब लोग आपको दिख जाएंगे। ठीक है। और इसके अंदर आपको देखने को मिलता है लाला लाजपत राय जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। और जोसेफ जोसेफ बर्सिया जो है वो अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के। और इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता है आईएलओ के बारे में आपने पढ़ा होगा, जब आपने यूएन के ऑर्गेन्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आईएलओ भी जो है वो यूएन का एक ऑर्गन है। तो आईएलओ 1919 में जो है बनता है और वो वर्कर्स के लिए जो है काम कर रहा होता है। अब ये जो सेकंड फेज़ होता है इसमें हर चीज़ थोड़ी-सी ऑर्गेनाइज़ हो जाती है, स्ट्राइक्स भी जो होती है थोड़ी-सी ऑर्गेनाइज़ बन जाती है और वर्कर्स ज़्यादातर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और कांग्रेस भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है क्योंकि उनको पता था कि अभी तक जो वर्कर्स है वो जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट में साथ में नहीं आए हैं, इसलिए हमें उनको साथ में लाने की अभी ज़रूरत है। और साथ-साथ वो आपको पता होगा कम्युनिस्ट पार्टी का भी उस टाइम पे फॉर्मेशन हो जाता है, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो भी जो है वर्कर्स के कंडीशन के लिए काम करना शुरू कर देती है। और इस टाइम पर कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन भी इन वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए ही बनता है। आपको पता होगा कि जब सोवियत यूनियन के अंदर जो है वन पार्टी रूल जो चालू हुआ था और पोस्ट वर्ल्ड वार आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वार, जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होती है, वर्कर्स के लिए काम करती है और ये वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मानी जाती है। तो उसी के चलते 17 अक्टूबर 1920 को ताशकंद के अंदर लीडरशिप ऑफ एम एन रॉय, एम एन रॉय आपको पता है एक लीडिंग सोशोलॉजिस्ट है, तो वो जो है मतलब कहीं ना कहीं थोड़े से कम्युनिज्म के फेवर में थे, इसलिए वो कहीं न कहीं वर्कर्स को जो है मोबिलाइज़ करते हैं और मोबिलाइज़ करते हैं थ्रू वर्कर एंड पीजेंट पार्टीज़ के थ्रू। और वहाँ पर जो है वर्कर एंड पीजेंट पार्टी के थ्रू ऑर्गेनाइज़ करके वो लोग क्या करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं। वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि वर्कर्स जो थे वो खुश नहीं थे, क्योंकि वर्कर्स को जो है वर्कर्स ने 6 लाख वर्कर्स ने मिलकर 396 स्ट्राइक्स भी करी थी। ठीक है। और बॉम्बे में नहीं बल्कि जूट मिल्स के अंदर भी आपको स्ट्राइक देखने को मिलेगी, जैसे कलकत्ता में, ईस्टर्न रेलवेज़ में आपको स्ट्राइक देखने को मिलेगी, हर जगह आपको स्ट्राइक देखने को मिलेगी। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये हो रही थी, आपको पता है कि 2 तरीके के ग्रुप ग्रो हो रहे थे। एक जो थे थोड़े से कम्युनिस्ट ज़्यादा, जैसे कि आपको पता है जो वर्ल्ड वार एरा चल रहा था, जैसे कि मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेके सेकंड वर्ल्ड वार के बीच में जो पीरियड था, जिसमें कहीं न कहीं जो है दो जैसे कि उस टाइम पे हमारा इंडिया जो है 1947 में आज़ाद होता है, तो उस टाइम पे हमको देखने को मिलता है कि थोड़ा-सा एक अलग आइडियोलॉजिकल रिफ्ट क्रिएट हो जाता है। मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो प्रो कम्युनिस्ट होते हैं और कुछ लोग होते हैं थोड़े से प्रो मॉडरेट। मतलब कुछ जो है कम्युनिस्ट मतलब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं और कुछ लोग थोड़े से नहीं सपोर्ट करते हैं। तो इसकी वजह से एक जो है रिफ्ट क्रिएट होता है और रिफ्ट क्रिएट होने के कारण 2 अलग-अलग तरीके की ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। एक होती है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और एक होती है नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन। और आपको पता चलता है कि जैसे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि लाला लाजपत राय, जोसेफ, एनएम जोशी, दीवान चमन लाल, इन सब के साथ मिलकर काम करती है 1945 तक के। ठीक है। लेकिन बाद में जाकर क्या होता है, ये मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के साथ थोड़ा मिलकर काम करती है, मतलब ये थोड़ा सा कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ टिल्टेड रहती है। लेकिन बाद में जाकर एआईटीयूसी है जो है, इसको भी जो है कहीं ना कहीं इसमें भी स्प्लिट आ जाता है और इसके अंदर एक और यूनियन बन जाता है जिसे हम इंडियन रेड ट्रेड यूनियन कहते हैं। आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी बनी। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, अलग अलग पार्टीज बन रही थी। तो ये लोग थोड़े से और ज़्यादा रेडिकल थे। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा रेडिकल थे और इसमें आते हैं के देश पांडे, बीटी रेनाडेव, और इसके वजह से जो है ये लोग अलग तरीके से जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को बना लेते हैं। और बाकी जो एनटीयूएफ है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, ये थोड़े से मॉडरेट लीडर्स हैं जो कि जैसे कि वीवी गिरी, बी शिवराव और एनएम जोशी, ये लोग सब मिलकर जो है नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन को बनाते हैं। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि 1920s के अंदर तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है ये सारी यूनियंस, लेकिन 1930 ऑनवर्ड्स के बाद क्या होना शुरुआत हो जाती है, इन लोग का डिक्लाइन होना शुरुआत हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए माना जाता है, चमनलाल रेवरी बताते हैं कि हो सकता है उस टाइम पर आपको पता है मेरठ में कॉन्स्पिरेंसी केस हुआ था जिसके अंदर कम्युनिस्ट लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी के बाद जो है हमको देखने को मिलता है कि
डिफरेंट लीडर, जैसे कि समझ लीजिए जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे वो थोड़े से, आपको पता है, थोड़ा सा वॉयलेंट को भी रिजॉर्ट करते हैं फॉर अचीविंग देयर मीन्स। ठीक है, उसमें भी दो अलग अलग आप कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा रेडिकल। ठीक है, तो बेसिकली कम्युनिस्ट लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसलिए कहीं ना कहीं जो वर्कर्स का जो मूवमेंट है थोड़ा सा शांत हो जाता है। लेकिन उसके बाद फिर उठकर आता है 1940s में, क्योंकि उस टाइम पर वापस क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ जो है वर्कर्स के मूवमेंट जो है वो भी शुरुआत हो जाती है। अब जब वर्ल्ड वार टू खत्म हो जाता है, तो वर्ल्ड वार टू खत्म होने के बाद, जैसे कि मतलब 1945 में वर्ल्ड वार टू खत्म हुआ, उसके बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है वर्कर क्लास को। एक प्रॉब्लम होती है लार्ज स्केल रिट्रेंचमेंट्स की। ठीक है, वो बताती हूँ आपको मैं क्या है। सेकंड होती है द प्रॉब्लम ऑफ डिक्लाइन इन अर्निंग। देखिए उनको जो है ना, क्या कहते हैं, वर्कर्स की पोजीशन जो है आज भी आप देखोगे इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में भी वर्कर्स की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हमारी वर्कर्स की पोजीशन होनी चाहिए। क्योंकि उनको आज भी जो है आप देखोगे बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए जो है लॉन्ग वेजेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं उनके। ठीक है, और उनको जो है मशीन की तरह काम किया करवाया जाता है, एंड दे आर नॉट पेड वेजेस। इनफैक्ट वेजेस में भी आप देखोगे विमेन मैन इन इक्वालिटी आपको देखने को मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में लॉस तो है, लेकिन लॉस जो है वो बहुत सारी फैक्ट्रीज जो है फॉलो नहीं करती। और इनफैक्ट जो है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में बढ़ गया है कि एक लेबर गया तो दूसरा लेबर आराम से आ जाता है, इसलिए कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा फेस करते हैं वर्कर्स। तो देखिए आज भी आपको मालूम है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स पे काम कर रहे हैं या फिर जो प्राइवेट कंपनीज में काम कर रहे हैं, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ट्रेंड है, गूगल ने, ट्विटर ने, बड़ी बड़ी कंपनीज ने, जो कि बिग फोर कंपनीज मानी जाती है और जिसमें लोग काम करने के लिए मरना बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर भी आप देखोगे लार्ज स्केल ले ऑफ हो जाता है। वैसा ही ले ऑफ आपको देखने को मिलता है इन दी वर्कर इंडस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि वहाँ पर अगर काम नहीं रहता तो वर्कर्स को निकाल दिया जाता है, और उसे हम कहते हैं लार्ज स्केल इंट्रेंचमेंट। तो लार्ज स्केल इंट्रेंचमेंट मतलब वर्कर्स को बिना किसी नोटिस के जो है फटाक से उनको निकाल दिया जाता है कि आपका जो है काम हो चुका है और अब जो है आपकी कोई ज़रूरत हमें नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो है ये वर्कर्स वाला मूवमेंट वाला जो सेक्शन है खत्म होता है। इसका हम समरी समझ लेते हैं, उसके बाद हम विमेन मूवमेंट डिस्कस करने वाले हैं। तो हम समझेंगे कि जो ब्रिटिशर्स ने जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी लेकर आए, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था पहले भी इकोनॉमी एग्जिस्ट करती थी, पहले भी वर्कर्स होते थे, लेकिन वर्कर्स की कंडीशन इतनी ख़राब नहीं थी। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आने के कारण, जैसे कि मार्क्स बताते हैं अपने बुक्स में, वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आने की वजह से वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि वो लोग खुद के लिए प्रॉफिट जनरेट कर सकें, मैक्सिमाइज़ कर सकें प्रॉफिट। इसलिए वो कहीं न कहीं जो है बहुत सारे वर्कर्स को रिक्रूट करते थे और उनको साथ-साथ जो है उनकी वर्किंग कंडीशन बिल्कुल ख़राब रहती थी। उनके लिए जो मतलब कोई भी तरीके का अरेंजमेंट नहीं किया गया था। कोई भी तरीके, जैसे कि जब आप माइनिंग इंडस्ट्री की बात करते हो तो वहाँ पर वर्कर्स को बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम होती है। लेकिन वहाँ पर भी उनके लिए कोई भी तरीके का अरेंजमेंट हमको नहीं देखने को मिलता है। और आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पर बहुत सारे लेबर लॉज़ जो है, वो लेबर लॉज़ जो है इतने स्ट्रिंजेंट बनाए गए थे, जिससे जो है कहीं न कहीं वर्कर जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे। और इसी के साथ हमको चलते हुए देखने को मिलता है कि वर्कर्स जो है वो फिर प्रोटेस्ट करते हैं और फिर साथ में कांग्रेस के साथ मिलकर जो है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा वर्कर्स मूवमेंट वाला जो सेक्शन है वो खत्म होता है। अब विमेन मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो विमेन मूवमेंट जो है बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और आपने बहुत बार पढ़ा है, बस आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करना है। तो इस टाइम पर हमको देखने को मिलता है कि 19th सेंचुरी से जो है सिस्टमेटिक तरीके से विमेन मूवमेंट शुरुआत होती है। अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर्ली ट्रेस करो तो आपको पता चलेगा राजा राम मोहन रॉय, जिसको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसा और फादर ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन रिफॉर्मर हम उनको कहते हैं। तो बेसिकली वो जो है शुरुआत करते हैं जब सती, जो कि एक बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो इनह्यूमन लॉ है फीमेल के अगेंस्ट, जो कि विडो हो जाती है, उन्हें जो है चिता पे लिटा कर जला दिया जाता है विद द मैन। ये जो एक इनजस्ट लॉ जो एक इंडिया में हिंदू सोसाइटी में चला आ रहा था, उसके उसके चलते जो राजा राम मोहन रॉय हैं, उनकी भाभी को उनके सामने जला दिया जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। और इसलिए कहीं ना कहीं जो है वो उसके, क्योंकि वो थोड़े से इंस्पायर्ड थे ब्रिटिशर्स से, वो इंडियन मतलब भले ही वो एक रिच फैमिली में पैदा हुए थे, एंड ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड बिकॉज ही हैड स्टडीड अलॉट। वो बहुत सारे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं और उनको लगता है कि नहीं ये गलत है। और क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत बार लगा होगा कि गलत है, लेकिन किसी ने आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की, लेकिन फाइनली राजा राम मोहन रॉय जो है उस प्रैक्टिस के खिलाफ जो है आवाज़ उठाते हैं। अब हमको देखने को मिलता है कि जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट जो शुरुआत हुई थी 19th सेंचुरी से, ये ब्रिटिशर्स की पीरियड में हुई थी। और कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ थोड़ी सी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ब्रिटिशर्स ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है एज फार एज वीमेन आर कंसर्न।
बिकॉज वीमेन के लिए कहीं ना कहीं वीमेन एमेंसिपेशन के लिए कुछ लॉज जो है ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि वीमेन को बहुत ज़्यादा इक्वल राइट्स देने के लिए हेल्पफुल थे। तो इस टाइम पर जो विमेन मूवमेंट लॉन्च हुए थे, ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में जो है लॉन्च हुए थे। और सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में लॉन्च होने के बाद हमको देखने को मिलता है कि किस तरीके से ये धीरे धीरे बढ़ते गए, और बढ़ते जाने के बाद ये और अलग अलग लीगल एस्पेक्ट में भी आने लग गए। ठीक है, जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज की, तो हम ऐसे सोर्सेज के बारे में बात करते हैं जो लोग एलिट सेक्शन ऑफ पीपल ने जो है बचा के रखे हैं। लेकिन हमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स के बारे में पता नहीं चलता, जैसे हम ट्राइबल वुमेन के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, वुमेन फ्रॉम लेबरिंग कास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि उनके पास लिटरेरी कल्चर नहीं होता। देखिए हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, ब्रह्मो समाज, ये समाज, वो समाज, हम सिर्फ और सिर्फ एक लिटरेरी एस्पेक्ट से पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोगों के पास ओरल ट्रेडिशन का इतना ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए आजकल के आप देखोगे स्कूल का इमरजेंस हुआ है सबल्टर्न पर्सपेक्टिव का, जो बताता है कि सबल्टर्न पर्सपेक्टिव बताता है कि ओरल ट्रेडिशन को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि कितने लोग हैं जिनको उस टाइम पे पढ़ना लिखना नहीं आता था और वो अपनी बातें नहीं लिख पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं किया है, या फिर उनकी प्रॉब्लम्स को किसी ने अभी तक के डिस्कस नहीं किया। एक और चीज़ हमें समझना ये ज़रूरी है कि अपार्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम सोसाइटी में क्या होता है कि जब आप पैसा कमाओगे, इकोनॉमिक सरप्लस जनरेट होगा, जैसे कि मार्क्स अपनी थ्योरी में बताते हैं, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में, कि जो सरप्लस जनरेट होता है उसके बाद आप उसको इकट्ठा करोगे और एक इनइक्वालिटी जनरेट होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं हंटर्स और गैदरर्स की, यानी ट्राइबल वुमेन की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इतना होता ही नहीं है। तो बेसिकली वो लोग जो है एगलिटेरियन सोसाइटी में रहते हैं, मतलब वो लोग सब इक्वालिटी से रहते हैं। तो धीरे-धीरे फिर क्या होने लग गया, क्योंकि वो लोग भी मेन स्ट्रीम से जुड़ने लग गए, तो उनके अंदर भी इनइक्वालिटीज़ की जो है भावना जनरेट हो गई। और मैन जो है वो आउटडोर एक्टिविटीज़ करने लग गए, और कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग जो है पूरी तरीके से पावर को होल्ड करके रखते थे। तो इसलिए जो है पैट्रियार्कल सिस्टम जो इंडिया में चला आ रहा था बहुत टाइम से, वो सिस्टम को जो है बढ़ावा मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल कंडीशन क्या थी विमेन की ब्रिटिश पीरियड के अंदर, उसके बाद हम समझेंगे कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया और क्या नहीं किया। कुछ चीज़ें ब्रिटिशर्स और भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया, और कुछ चीज़ें ऐसी भी की जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए इनिशियली जब यूरोपियंस इंडिया में आए थे, मैंने आपको बताया था करीबन 1600 के टाइम पे यूरोपियंस इंडिया में आ गए थे। और उस टाइम पे मतलब ब्रिटिशर्स ने अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया था, क्वीन का चार्टर पास हुआ था। करीबन 150-200 साल तक के तो उन्होंने कोई भी तरीके का इंटरवेंशन नहीं किया, कोई भी तरीके से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड का काम किया। उसके बाद आपको देखने को मिलता है 1765 में जब दीवानी राइट्स पास हो जाते हैं, और ब्रिटिशर्स जो है फिर फाइनली कंट्रोल करने लग जाते हैं लीगल और पॉलिटिकल राइट्स। उसके बाद भी वो जो है बहुत सारे जो है लॉस में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो इस तरीके से इंडिया चला आ रहा है उसके कल्चर वैसे ही चले आते रहे। ठीक है, और इसलिए वो कहीं ना कहीं जो रिलीजियस पंडित्स होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण्स जो है उस तरीके से उस टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा रूल्स को इंटरप्रेट करते थे। वो लोग अपने रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस को पढ़ पढ़ के बताते थे कि विमेन को ऐसा रखना है, विमेन को ऐसा रखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी से भरा हुआ था। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ों को ही री करते करते जो है वही चीज़ें सारी इन्फोर्स होने लग गई। लेकिन जब पहली बार ब्रिटिशर्स ने 1830 में, आपको पता है चार्टर एक्ट आया, उसके अंदर ब्रिटिशर्स ने 1 लाख रुपए हर साल है ना डिवोट करने के लिए दिया फॉर वेस्टर्न एजुकेशन। और ये इसलिए किया उन्होंने ताकि ब्रिटिशर्स जो है इंडियंस को ट्रेन कर सके एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। तो उस पर्पस के लिए उन्होंने एजुकेशन इंट्रोड्यूस की, और उससे क्या हुआ कि धीरे से वो जो इंडियन एजुकेशन में इंडियंस ने एजुकेशन ली, उनको पता चला कि जो एक्जिस्टिंग सिस्टम है वो कितना गलत है। और इसलिए कहीं न कहीं वो लोग जो है उस सब चीज़ों को चैलेंज करने लग गए। और इससे ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने जो है फिर धीरे-धीरे उनका साथ दिया, और ब्रिटिशर्स ने कुछ काम अच्छे भी किए, जैसे कि आप देखोगे कि उन्होंने उस टाइम पर जो है बहुत सारे डेस्टिट्यूट होम्स बनाए थे विडोज़ के लिए, क्योंकि उस टाइम पे हिंदू सोसाइटी में विडोज़ को जो है जला दिया जाता था। देयर वाज़ नो कांसेप्ट ऑफ विडो, और विडो रीमैरिज का भी कोई कांसेप्ट नहीं था। उसके बाद लेकिन उन्होंने डेस्टिट्यूट होम्स बनाए, ऑर्फनेजेस बनाए, स्कूल्स बनाए। तो ये सारी सारी चीज़ों में उन्होंने बहुत सारा अच्छा रोल प्ले किया। तो कहीं न कहीं हमको देखने को मिलता है कि जो वेस्टर्न एजुकेशन ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस की, उसका ही रीज़न था कि बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर का ग्रोथ होता है उस टाइम पर, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय। और वो लोग चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी को जो है हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो हमें देखने को मिलेगा जो विमेन मूवमेंट है कॉलोनियल पीरियड में, वो 2 तरीके की होती है, ठीक है? 2 तरीके की होती है। एक तो हमको देखने को मिलेगा, एक होती है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में, और एक हमको देखने को मिलेगा नेशनलिस्ट मूवमेंट के रूप में। तो दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब तो बात करते हैं पहली बात सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। तो 19वीं सेंचुरी में शुरुआत हो गई थी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की।
तो देखिए बहुत सारे रीजंस है इम्पोर्टेंट जो कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को जो है ग्रोथ करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन जो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट आने लग गया। ऐसा आना होता तो फिर 15th सेंचुरी, 14th सेंचुरी, 12th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 2000 सालों से क्यों नहीं आया। बेसिकली ब्रिटिशर्स के कुछ ऐसे सिस्टम्स थे जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हुए। जैसे कि आप देखोगे लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम्स निकाले गए, कमर्शियल एग्रीकल्चर। उसके अलावा बहुत सारे तरीके से ब्रिटिशर्स ने कोशिश की कि एक नया तरीके का वेस्टर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का स्टैब्लिशमेंट किया जाए जहाँ पर मॉडर्न आइडियाज़ को डिस्कस करा जाए। इससे एक तरीके का लिबरल इंटेलिजेंसिया जो है इंडिया में ग्रो हो रहा था, ठीक है। और ये लिबरल इंटेलिजेंसिया जो है कहीं ना कहीं वेस्टर्न आइडियाज से थोड़ा सा इंस्पायर था। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी। इसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी इंटेलिजेंसिया थे वो लोग कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को अपनाना तो चाहते थे लेकिन इंडियन कल्चर को छोड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। मतलब वेस्टर्न कल्चर को वो भले ही अडॉप्ट करेंगे, मॉडर्न वैल्यूज़ को अडॉप्ट करेंगे लेकिन इंडियन ट्रेडिशन के साथ करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो अभी हमको ये समझ में आता है कि उस टाइम पे जो रिफॉर्म मूवमेंट शुरुआत हो रही थी वो लोग वो होमोजेनस नहीं थे। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कर रहा था रिफॉर्म तो कोई दूसरी चीज़ के लिए कर रहा था। जैसे कि आप देखोगे कि एम जी रनाड़े, ज्योतिबाई फूले, सावित्री बाई फूले। उसके बाद आप देखोगे कि पहले सबसे स्टार्टिंग में राजा राम मोहन रॉय के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अलग अलग जो सर सैयद अहमद खान, तो अलग अलग जो मूवमेंट्स हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग वेमेन के सेक्शन के लिए जो है लॉन्च किए जा रहे थे। कोई एक होमोजेनस मूवमेंट नहीं था। एक चीज़ जो हमें देखने को मिलती है कि इस टाइम पर जो है एक तरीके से बुर्जुआ सोसाइटी का ग्रोथ हो रहा था। बुर्जुआ सोसाइटी आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक ऐसी सोसाइटी जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर जो है एक एलिट ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा था जो कि बहुत मॉरली, कल्चरली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एलिट थी। और उस टाइम पर नए मॉडर्न वैल्यूज़ का भी जो है इंटरवेंशन हो रहा था। तो कहीं ना कहीं कॉलोनीज ने जो है हमारा जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारे इंडिया में बहुत सारे तरीके से इंटरवेंशन किया और उससे कहीं न कहीं हमारे कल्चर और सोसाइटी को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हम पर छोड़ के गए। अभी तक भी हम जो है कल्चरल इम्पैक्ट्स को अभी भी फ़ील कर सकते हैं। देखिए क्या होता है जब स्टार्टिंग में कोई कल्चर आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो आप थोड़े से है ना रेजिस्टिव होते हो, मतलब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि कुछ वेस्टर्न आइडियाज़ इंडिया में इंट्रोड्यूस होते हैं तो इंडियंस उनको एक्सेप्ट नहीं करते, इनफैक्ट उसको अपोज करते हैं, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। क्रिश्चियन मिशनरीज का आना उनको पसंद नहीं आता है, मॉडर्न आइडियाज़ का आना उनको पसंद नहीं आता है, स्कूल्स का खुलना तक लोगों को पसंद नहीं आता है बिकॉज पीपल वर थिंकिंग कि हमारे बच्चे तो ऑलरेडी पढ़ाई करते हैं, स्कूल्स की क्या ज़रूरत है। तो बेसिकली ये जो आइडियाज़ थे ये लोग जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। और सही कहीं कहीं पर यहाँ पर हमको ये भी देखने को मिलता है कि जब आप किसी चीज़ को अपोज करने की कोशिश करते हो ना वो इंसान और ज़्यादा रेजिस्टेंस करने की कोशिश करता है। और वैसे ही आइडियाज़ हमको देखने को मिलेंगे कि लोगों ने अपने कल्चरल डिफेंस में जो है और अपने आइडियाज़ को स्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया था। और ये कल्चरल डिफरेंस कुछ इस तरीके से हुआ कि एक पैराडॉक्स सिचुएशन क्रिएट हो गई। मतलब ये हो गया कि उस टाइम पर जो रिफॉर्मर्स थे वो क्या चाहते थे, एक नई सोसाइटी का फॉर्मेशन करना, ठीक है। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय ने एक नई सोसाइटी का फॉर्मेशन करना चाहते थे जहाँ पर विमेन को इक्वालिटी मिले। उनके अपोजिशन में आपको देखने को मिलेगा कि धर्म सभा, हिंदू धर्म सभा का फॉर्मेशन होता है। मतलब ऑर्थोडॉक्स हिंदूज नहीं चाहते थे कि जो जिस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा सोशल फैब्रिक में कुछ भी तरीके का चेंज लाए, ठीक है। और वो इंडियन सोसाइटी को जो है कहीं न कहीं इंडियन सोसाइटी की तारीफ़ करने लग गए थे उस टाइम पर। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें जो है तारीफ़ करने लग गए थे और जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनको जो है वो कहीं न कहीं सपोर्ट भी करने लग गए थे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट भी करते थे उस टाइम पे लोग। और है ना क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से उनको बचना था। जो सोशल इविल्स चल रहे हैं उनको कहीं न कहीं उनको उसे ढाँकना था कि ये सब सोशल इविल्स नहीं है। उसके साथ आप देखोगे कि वर्ल्ड लेवल पर भी बहुत सारे जो है फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है शुरुआत हो चुकी थी इस टाइम पर। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में फेमिनिज्म वाला चैप्टर जो है समझा है, मैंने वहाँ पर बताया है जो विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन। उसके बाद हमको देखने को मिलता है जे.एस. मिल, मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट, बहुत सारे जो है फीमेल फेमिनिस्ट जो है हमको देखने को मिलते हैं। सिर्फ फीमेल ही नहीं होती है फेमिनिस्ट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेल भी जो है फेमिनिस्ट हो सकते हैं। तो वो लोग जो है वुमेन के राइट्स के लिए बहुत सारा काम करते हैं। मतलब वो काम क्या करते हैं, मतलब वो लोग राइटिंग्स पब्लिश करते हैं और कहीं न कहीं राइटिंग बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करती है। लेकिन उसके बावजूद हमको देखने को मिलता है कि इंडिया में भी बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ग्रोथ होते हैं, लेकिन वो जो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर जो कि इंडिया में बना हुआ था ना, वो जो है ना ठीक नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? बिकॉज़ वहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि रेडिकली जो इंस्टीट्यूशन है वो चेंज नहीं हो रहे थे। वुमेन जो है पार्टिसिपेट कर भी रही थी, लेकिन वो खुद के लिए नहीं बोल रही थी, वो लैंग्वेज बोल रही थी मैन की। मतलब कहीं न कहीं मैन ने उनको तो दबा दिया था, ऑप्रेस कर दिया था, that they were not able to speak for themselves. इनफैक्ट 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो है एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिनोमेना का ग्रोथ होता है
क्योंकि देखिए जब इंडिया में जो एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ, मेल को ऑफ कोर्स ही बात है एजुकेशन में पहले एम्फोसिस किया गया, मेल ने एजुकेशन पहले ली। अब विमेन को एजुकेशन क्यों दी जा रही थी उस टाइम पर, आपको देखने को मिल रहा है कि उस टाइम पर विमेन को जो है ना वेस्टर्न एजुकेटेड एलिट मैन के लिए तैयार करने के लिए एजुकेशन दी जा रही थी। इट मीन्स दैट एक उनको एजुकेशन इसलिए नहीं दी जा रही थी ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट बने या इंडिपेंडेंट बने, बल्कि उनको एजुकेशन इसलिए दी जा रही थी ताकि वो अच्छी हाउसवाइफ बन सके, अकॉर्डिंग टू पांडे एंड कमेश्वरी। तो बेसिकली वो बताने की कोशिश करते हैं कि उस टाइम पर चूंकि मैन की जो पोजीशन थी वो थोड़े से वेस्टर्न एजुकेटेड लिटरेड, और अगर आप 19th और 20th सेंचुरी की मूवीज उठाकर देख लोगे तो आपको जो है ना उसमें ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी कि कहीं ना कहीं विमेन को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, दे आर ट्रीटेड कि वो जो है पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी हाउसवाइफ बन सके। और आज भी जो है इंडिया में बहुत सारी जगह पे ऐसा आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर जैसे राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एमजी रनाड़े, कार्वे, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन लोगों ने बहुत सारे काम किए जो विमेन के मूवमेंट को एम्फसाइज करवाने के लिए। इसके अंदर दो तरीके के सोशल रिफॉर्मर्स थे, एक थे लिबरल रिफॉर्मर्स, ठीक है, और एक थे ट्रू रिवाइवलिस्ट, ठीक है, मतलब एक तरीके से रिवाइवलिस्ट थे ये लोग। और रिवाइवलिस्ट मतलब क्या होता है कि जो हिंदू सोसाइटी को रिवाइवल करने का काम जो कर रहे थे वो रिवाइवलिस्ट कहलाते हैं। जो लिबरल रिफॉर्मर्स थे वो लिबरल फिलोसफी में बिलीव करते थे, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, मतलब ये लोग जो है कहीं ना कहीं लिबरल आइडिया से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। और वो लोग जो है बोलते थे कि दोनों भी इक्वल है, जेंडर मैन और वुमेन, लेकिन इसको अपोज करने के लिए बहुत सारे जो ऑर्थोडॉक्स इंस्टीट्यूशन है वो भी डेवलप होते हैं जो इनको अपोज करते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ ही इंस्टीट्यूशन को हम कह सकते हैं रिवाइवलिस्ट मूवमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हिंदू रिवाइवलिज्म पे फोकस करते हैं। और कहीं ना कहीं वो मतलब बोलते हैं कि आप वेस्टर्न आइडिया से इन्फोसाइज मत हो जाइए, आप जो है कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो रिलीजन है, उसी के अंदर उसको रिफॉर्म लाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि 1818 ऑनवर्ड्स क्या होता है कि राजा राम मोहन राय शुरुआत करते हैं राइटिंग्स लिखना अगेंस्ट द सती सिस्टम। ठीक है, अब सती सिस्टम के अगेंस्ट राइटिंग्स लिखते हैं और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर 1829 में सती को बैन करने के लिए एंटी सती लॉ जो है वो पास करवा देते हैं। और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो अपोज थे, जैसे कि कास्ट सिस्टम हो गया, अर्ली मैरिज करवा देना, फीमेल एजुकेशन को सपोर्ट करते थे और इंटर कास्ट मैरिज को भी सपोर्ट करते थे। वो चाहते थे कि विमेन को जो है इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी का राइट मिले, जो कि हिंदू सोसाइटी में नहीं दिया जाता था उनको। और उसके साथ साथ ब्राह्मो समाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है रिगार्डिंग विमेन इश्यूज। तो बेसिकली जब ब्रह्मो समाज जो है बंगाल में शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे बाकी सारे पार्ट में भी फैल गया, और ब्रह्मो समाज जो है कास्ट सिस्टम को बिल्कुल अपोज करते थे और विमेन की कंडीशंस के लिए इसके लिए अगर आपको समझना है तो आप सीएनआई का जो फर्स्ट थर्ड यूनिट है उसको आप रेफर कीजिए, उसमें बहुत सारे तरीके के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स मैंने ऑलरेडी समझा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय के जैसे ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात की जाए, उन्होंने भी विमेन के लिए बहुत ज़्यादा मदद की। उन्होंने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया विडो रीमैरिज के लिए, बिकॉज इंडिया में हिंदू सोसाइटी में विडो को मैरिज करने के लिए अलाउड नहीं था। ठीक है, क्योंकि अब देखिए राजा राम मतलब पहले तो विडो को जला दिया जाता था, अब राजा राम मोहन रॉय ने जलाना बंद करवाया सती के अगेंस्ट, फिर भी लोग जला रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ जगह पे उन्होंने विडो रीमैरिज को प्रोपोगेट किया। उसके बाद बहुत सारी जो है उन्होंने दूसरे भी इविल्स पे फोकस किया, जैसे चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह, मतलब बहुत छोटी सी उम्र में लाइक 4 to 5 या 6 ईयर्स में एक गर्ल की जो है शादी कर दी जाती थी और बहुत सारी उसकी लाइफ जो है मिसरेबल हो जाती थी। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे जो है वर्क लिखे, जैसे कि विडो मैरिज का उन्होंने वर्क लिखा 1853 में। उसके अलावा ब्राह्मो समाज और प्रार्थना समाज दोनों भी जो है काम कर रहे थे विमेन के लिए। उसके बाद बात करते हैं रिवाइवलिस्ट रिफॉर्मर्स की। तो जैसे कि रिवाइवलिस्ट रिफॉर्मर्स में ऐसे लोग आएंगे जो कि फोकस करेंगे वैदिक सोसाइटी पे। ठीक है, जैसे कि विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती और एनी बेसेंट। तो बेसिकली दयानंद सरस्वती 1875 में आर्य समाज का स्टैब्लिशमेंट करते हैं और वो बोलते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का एजुकेशन दो और विमेन एजुकेशन में एम्फोसाइज करते हैं। उसके बाद प्रार्थना समाज का फाउंडेशन होता है, ये सब हम थर्ड यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं, महाराष्ट्र ब्राह्मण की उदाहरण 1867 में। और उसमें बहुत सारे लीडर्स होते हैं, जैसे कि एमजी रनाड़े, एनजी चंद्रशेखर, आरजी भंडारकर, ये लोग भी जो है विमेन एजुकेशन के ऊपर फोकस करते हैं, बिकॉज विमेन जब एजुकेटेड हो जाएगी तो वो एम्पावर्ड हो जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया विडो रीमैरिज एक्ट पास करवाने के लिए 1856 का, जिसके अंदर विडो को वापस मैरिज करने की जो है क्या कहते हैं परमिशन मिल गई। उसके बाद हम बात करते हैं केशव चंद्र सेन और डी के कार्वे ने भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके बाद हम बात करते हैं कि कांडूकरी वीरसलिंगम, इन्होंने जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में विडो मूवमेंट के लिए जो है
लॉन्च किया था 1874 में मूवमेंट से, ठीक है। और उन्होंने एक 63 विडोज की मैरिज करवा दी और वहाँ पर उनको फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड किया, जैसे कि हाउस और बाकी सब चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शादी की उम्र, शादी के टाइम पे जो मैरिज की जो एज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करती है, क्योंकि उस टाइम पर बाल विवाह का कॉन्सेप्ट जो है हिंदू सोसाइटी में एग्जिस्ट करता था। तो 1860 में जो है एक कंसेंट बिल पास करवाया गया, जिसमें अगर 10 ईयर्स की लड़की से कम ईयर से किसी ने शादी करवा दी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसको रेप कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद बहुत सारे एम जी रनाड़े, बहराम जी मालाबारी और तेज बहादुर सप्रू ने बहुत सारे तरीके से जो है उम्र बढ़ाने के लिए, मतलब द मैरिज एज इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। तो आप सोच सकते हो फाइनली उस टाइम पर आप देख सकते हो इतनी मेहनत करने के बाद बहराम जी जो कि एक पारसी थे, वो पब्लिश करते हैं कि इन्फेंट मैरिज मतलब जैसे बच्चा पैदा हुआ उसकी शादी फिक्स कर दी जाती है कि इसके साथ शादी होगी। और जो इन्फोर्स्ड विडोहुड, मतलब हर विडो को जो है दे आर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड, इन दोनों चीज़ों पे बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया। 1884 में उन्होंने बहुत सारे जो है पेपर्स पब्लिश किए, और साथ साथ उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को बोला कि आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इसको डिस्करेज करो कि चाइल्ड मैरिज की जाए। तो 1884 से लेके 1889 के बीच में बहुत सारा काम ब्रिटिशर्स को फोर्स किया गया करने के लिए, इसलिए उन्होंने जो है लॉ पास किया। और आप सोच सकते हैं इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी 1891 के अंदर जो लॉ पास होता है वो सिर्फ और सिर्फ 8 साल की उम्र से 10 साल की उम्र करवाने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने मदद की। और वो 10 साल से जो है 12 साल की उम्र तक के उन्होंने जो है लॉ पास किया कि 12 साल की उम्र में लड़की जो है वो शादी मिनिमम एज की जो है सेट की उन्होंने। और उसी के बाद हम देखेंगे कि फीमेल एजुकेशन दोनों भी रिफॉर्मर्स जो है प्रमोट कर रहे थे, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स रिफॉर्मर्स हो, चाहे वो लिबरल रिफॉर्मर्स हो। जैसे कि विद्यासागर ने 48 गर्ल्स स्कूल स्टैब्लिश की 1855 से लेकर 1858 तक के, और वो स्कूल के इंस्पेक्टर बनते हैं। एम जी रनाड़े भी उनकी वाइफ के साथ मिलकर फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1884 में एक स्कूल खोलते हैं। उसके बाद बहुत सारे विडो रीमैरिज एक्ट जब पास होता है 1856 के अंदर, तो उसके बाद भी जो है बहुत सारे तरीके के चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं डीके कार्वे। तो डीके कार्वे क्या करते हैं 1896 में, उनको पता होता है क्योंकि जैसे कि विडोज जो होती है, विडोज को क्या कहते हैं एजुकेशन लेना अलाउड नहीं किया जाता, तो इसलिए वो क्या करते हैं कार्वे जो है 15 और अपने कलीग के साथ मिलकर आनंद आनंद बालिका आश्रम फाउंड करते हैं, जिसमें विडोज के लिए जो है ना एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, और उनको जो है मतलब जैसे कि सेल्फ सफिशिएंट बताया जाता है ना, जैसे इंडिया में आजकल मेक फॉर इंडिया प्रोग्राम चलते हैं, वैसे ही उनको ऐसे प्रोग्राम्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो एजुकेटेड होकर कुछ काम कर सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। इसलिए वो महिला विद्यालय का फाउंडेशन करते हैं 1907 में। उसी के साथ एसएनडीटी वीमेन यूनिवर्सिटी 1916 में स्टैब्लिश करते हैं, ताकि जो है विमेन का जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे सोसाइटी में, जो विमेन एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते थे, उनको जो है कहीं ना कहीं राइट मिल सके विमेन को। उसी बात हम बात करते हैं पंडिता रामाबाई के बारे में। तो पंडिता रामाबाई जो है उन्होंने शारदा सदन स्कूल का शुरुआत की थी बॉम्बे में 1889 के अंदर, और वो जो है वापस वो जो आश्रम प्रोवाइड करती थी उन विडोज को, जो कि क्या कहते हैं हाई कास्ट विडोज थी, उनको वो प्रोवाइड करती थी। और फिर 1920 12 से 13 के बीच में उनकी सिस्टर सुब्बू लक्ष्मी के द्वारा एक और जो है आश्रम स्टैब्लिश किया गया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिंदू सोसाइटी में विमेन को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दी जाते थे, स्पेशली विडो को। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने स्पेशली इसके लिए काम किया, और राजा राम मोहन रॉय ने स्पेशल मैरिज एक्ट 1872 के लिए मेहनत करी और इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके अंदर जो है डाइवोर्स का प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया। पहले जो है विमेन को डाइवोर्स का कोई राइट नहीं दिया जाता था इन हिंदू सोसाइटी, इसलिए जो है, और ना ही उन्हें कोई भी तरीके का प्रॉपर्टी राइट दिया जाता था इफ़ दे टर्न आउट टू बी विडो। अगर वो विडो टर्न आउट होती है तो उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन्हें जला दो, उन्हें सती कर दो। तो बेसिकली मैरिड विमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 का जब इंट्रोड्यूस होता है, उसमें जो है स्त्री धन का कॉन्सेप्ट भी जो है वो इंट्रोड्यूस होता है। और उसके साथ साथ जैसे कि स्त्री धन, मतलब पहले तो स्त्री धन का कॉन्सेप्ट ये था कि विमेन जो है क्या कहते हैं कमा नहीं सकती, अकॉर्डिंग टू इन सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, उसे जो भी चीज़ें मिलती है वो उसको स्त्री धन के रूप में रखनी है। लेकिन बाद में जो है ये एक्ट पास करवाने के बाद, स्पेशल मैरिज एक्ट पास करवाने के बाद, 1874 में मैरिड विमेन प्रॉपर्टी एक्ट पास करवाने के बाद, मतलब उनको भी प्रॉपर्टी रखने का राइट मिलेगा, ये चीज़ को उन्होंने रेगुलेट करवाया। तो विमेन की जो कंडीशन थी मुस्लिम विमेन की, वो थोड़ी सी प्रोग्रेस करती है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इविल जो है वो मुस्लिम वुमेन की सोसाइटी में नहीं एग्जिस्ट करते। तो प्री ब्रिटिश पीरियड में और लेटर ब्रिटिश पीरियड में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पर क्या होता है कि बहुत ही कम एजुकेटेड फैमिली जो होती है वो अर्बन एरियाज़ में रह रही होती है। मतलब
वहाँ मेल ही एजुकेटेड नहीं है तो फीमेल कहाँ से एजुकेट होगी। तो बेसिकली बदरुद्दीन त्याबजी जो है, जो कि एलिफेंस्टन कॉलेज से जो है ग्रेजुएट होते हैं, वो एक मुस्लिम सेल्फ हेल्प एसोसिएशन खोलते हैं 1876 में। और बाद में जाके उनकी एक फीमेल रिलेटिव ने एक मुस्लिम गर्ल्स स्कूल भी खोलती है, जिसका नाम रहता है अमीना बिनते बदरुद्दीन त्याबजी। तो इस तरीके से जो है एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है स्कूल का, और एक गर्ल्स ऑर्फनेज भी खोला जाता है बेगम नवाले मिश्रा, और नर्सिंग सेंटर्स का भी ओपनिंग होती है, जैसे कि शरीफा हमीद अली। तो अब हमको देखने को मिलता है कि ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के अलावा बहुत सारे नेशनलिस्ट मूवमेंट में भी जो है बहुत सारे विमेन ने अच्छा अच्छा रोल प्ले किया है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे विमेन को एजुकेट किया जाता है, उनको एजुकेशन दी जाती है, तो बहुत सारी इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास वुमेन जो है वो पार्ट बन जाती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो लोग जो है मतलब कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी पार्ट बन जाते हैं। और हमको देखने को मिलेगा कि स्वदेशी मूवमेंट जब लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम जैसे कि गांधी जी के आने से पहले तक के जो अपर क्लास वुमेन थी वही लिमिटेड थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो है गांधी जी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जो है मासेस को इन्वॉल्व करने की कोशिश भी की थी। उसके साथ हम देखेंगे कि जब स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ तो बहुत सारे तरीके से विमेन ने पार्टिसिपेट किया प्रोटेस्ट में। उन्होंने भले ही लीडरशिप नहीं की, लेकिन उन्होंने क्या किया, मीटिंग्स अरेंज की, खादी की स्पिनिंग करना जो गांधी जी इसमें एम्फोसाइज करते थे वो किया। साथ साथ अपनी ज्वेलरी को उन्होंने नेशनल फंड में भी कंट्रीब्यूट किया। उसके अलावा हम देखेंगे कि आर्य समाज भी बताता था कि जो विमेन है उनको ज्वाइन करने के लिए नेशनल मूवमेंट फोकस किया जाता था। स्वर्ण कुमारी जो कि बहन थी रविंद्रनाथ टैगोर की, और उनकी एक बेटी थी सरला देवी, वो लोग भी ज्वाइन करते हैं स्वदेशी मूवमेंट को। और उसके अलावा हमको बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि मिसेस श्यामजी कृष्णा वर्मा, मिस पी नारोजी, मिस एम चट्टोपाध्याय एंड मैडम बिकाजी रुस्तुम। ये सब कुछ हमको रेगुलर नेम देखने को मिलते हैं जो कि वेमेन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट में। 20th सेंचुरी जब शुरुआत हुई तब गांधी जी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जब शुरुआत की, आपको पता है 1919 आने के टाइम पे जो है गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है शुरुआत कर दी थी। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि गांधी जी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत की तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैन नहीं बल्कि वेमेन भी आपको देखने को रोल मिलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसी के साथ साथ भले ही जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपको पता है बाद में जाके विड्रॉ हो गया था, छौरी छौरा इंसिडेंट, लेकिन शुरुआत तो हो गई थी और अब वेमेन जो है पॉलिटिक्स में रोल भी प्ले करने लग गई थी। और इनफैक्ट वेमेन को जेल में भेज दिया गया था बहुत सारे विमेन ने, लेकिन फिर भी जो है हार नहीं मानी। उसके बाद हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइम विमेन ने अपना जो है वोट जो है दिया था 1926 के इलेक्शन में। और लेकिन उस टाइम पर जब विमेन को जो क्या कहते हैं जो वोटिंग राइट्स दिए गए थे बहुत लिमिटेड थे। तो पहली विमेन जो इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी वो कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। और जो मद्रास में जो सबसे फर्स्ट स्टेट था जिसने एक विमेन मेंबर को नॉमिनेट किया था, उसमें नाम था डॉक्टर मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी, और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट होती है। मतलब फर्स्ट स्टेट जिसने नॉमिनेट किया था वो मद्रास है, और फर्स्ट वुमेन मेंबर जो है वो कौन है, डॉक्टर मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी। उसके बाद हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू, और बहुत सारे लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दी डांडी मार्च। तो जैसे कि पता है आपको, डांडी मार्च में सॉर्ट लॉ तोड़ने के लिए और बाद में फिर बहुत सारी बॉयकॉट करना है फॉरेन प्रोडक्ट्स, स्वदेशी का मूवमेंट चलाना है, सब में वुमेन ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसी के साथ सरोजिनी नायडू ने जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की, और साथ साथ उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी साथ दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है वो भी मीटिंग्स कर रखती है, और साथ साथ जो फॉरेन क्लोथ की जो शॉप्स है उसको पिकेटिंग करती, और लिकर शॉप्स को भी जलाने का काम जो है वो करती। और आपको देखने को मिलता है कि जो कमला देवी चट्टोपाध्याय है वो विमेन विंग जैसे हिंदुस्तान सेवा दल का जो है वो क्या बनती है, इंचार्ज बनती है। और साथ साथ जब 1935 में इंडिया एक्ट पास होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपने पढ़ा होगा, उसमें जो है विमेन को भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो भी जो है स्टेट लेजिस्लेटर में इलेक्ट की जा सकती है और एडमिनिस्ट्रेटर बन सकती है। तो 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन सबसे पहली बार होते हैं, तो 8 विमेन जो है जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्ट होती है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और 42 जो है वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होती है, क्योंकि उस टाइम पर जो है विमेन को भी क्या कहते हैं रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा। और 5 जो है अपर हाउस में जो है नॉमिनेट की जाती है, और 10 वुमेन जो है और वो भी जो है ऑफिस में जो है मिनिस्टर के रूप में देखी जाने को हमको मिलती है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि लॉन्च हुआ था गांधी जी द्वारा 1942 में, इसमें एक स्लोगन था डू और डाई। तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 1942 में क्या हालात चल रहे थे वर्ल्ड के, वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। तो वर्ल्ड वार 2 के चलते जो है सारे मैन जो है वार लड़ने के लिए गए थे, इसलिए विमेन ही जो है कहीं ना कहीं क्विट इंडिया मूवमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और विमेन बहुत अलग अलग तरीके से रोल प्ले करती है। कुछ विमेन जो है प्रोसेशंस करती है, डेमोन्स्ट्रेशन करती है। कुछ लोग जो है क्या कहते हैं, कुछ विमेन यहाँ तक कि
पॉलिटिकल प्रिजनर जो प्रिजनर्स हो जाते हैं उनके लिए रिलीफ फंड तैयार करती है। कुछ यहाँ तक कि अंडरग्राउंड भी चली जाती है। और आपको देखने को मिलेगा जब सुभाष चंद्र बोस अपनी आर्मी बनाते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी, उसमें वो एक तरीके का रानी झांसी रेजिमेंट भी तैयार करते हैं जो कि स्पेशली विमेन के लिए था। तो ये बात हो गई कि हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या थे। अब हम समझते हैं कि विमेन मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या थी। सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन खुलता है वो रविंद्रनाथ टैगोर की बहन जो है स्वर्ण कुमारी देवी द्वारा खोला जाता है 1882 में, जिसका नाम था साक्षी समिति। और बाद में जाकर ये कन्वर्ट हो जाता है क्राफ्ट सेंटर फॉर विडोज के लिए। उसी तरह पे बाद में जाके पंडिता रामाबाई आर्य महिला समाज जो है स्टैब्लिश करती है पूना में। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि गुजरात स्त्री मंडल जो है वो सेटअप होता है 1908 में, महिला सेवा समाज मैसूर में 1913 में, और भारत स्त्री मसमंडल ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये सेटअप होता है सरला देवी द्वारा 1901 में। और एनी बेसेंट ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्या था वो, वुमेन इंडिया एसोसिएशन बनाती है मद्रास के अंदर। तो बहुत सारे अलग अलग जगह पे जो है ऑर्गेनाइजेशंस बनती है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आर्य महिला समाज, महिला सेवा समाज, ठीक है, इसके नाम आप याद कर सकते हो। और फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन विमेन के लिए बनकर आती है 1926 में, जिसका नाम रहता है नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन इन इंडिया। और ये जो है ब्रिटिशर्स के अंडर काम करती है। इसका काम ये होता है कि सोशल रिफॉर्म के थ्रू विमेन की जो कंडीशन है उसके लिए लड़े। उसके अलावा हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि हर डिस्ट्रिक्ट जो होता है एक जनरली हेडेड बाय द कलेक्टर्स वाइफ। मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में जो कलेक्टर की वाइफ है वो लोग जो है हर डिस्ट्रिक्ट से जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करती है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के विमेन को। उसके बाद 1927 में सेकेंड ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होती है जिसको बोलते हैं हम ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और ये हर जगह फैल जाती है। इसमें अपर मिडिल क्लास विमेन भी होती है, सब कुछ होते हैं इसमें। सोशल वर्कर्स भी होते हैं, एजुकेशनिस्ट भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, सब लोग इसमें जो है रोल प्ले करते हैं। और बहुत सारे जो मैटर्स है जैसे कि चाइल्ड मैरिज, विमेन लीगल राइट्स इन टर्म्स ऑफ गार्डियनशिप वगैरह, वो सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे लीडर्स थे ऑल इंडिया विमेन कांग्रेस के, जैसे कि आप देखोगे सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, एनी बेसेंट, हंसा मेहता, अरुणा आसफ अली, रामेश्वरी नेहरू और सरला देवी चौधरी। मतलब आपको अगर नाम लिखने के लिए आए तो आप लिख सकते हो बेगम हमीद अली, बेगम जहानारा शाहनवाज, मासूमा बेगम, रानी ऑफ मैसूर, ट्रावंकोर, बड़ौदा, ग्वालियर एंड अदर्स। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लीडर्स जो थे आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं ट्रेड यूनियन में किस तरीके से विमेन ने रोल प्ले किया था। तो अर्लियर हमने पढ़ा था कि 1920s में बहुत सारे ट्रेड यूनियन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो उन ट्रेड यूनियन में विमेन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, चाहे वो बॉम्बे में हो, मद्रास में हो, कानपुर में हो या कोयम्बतूर में हो। वहाँ पर जो है जैसे कि आपको उषा ताई डांगे, पवित्रबाई भोले, मीनाक्षी साने, मणिबेन कारा, शांता भरत, ऐसे बहुत सारे जो है विमेन आपको दिखती है जो कि पार्टिसिपेट करती है ट्रेड यूनियन में। और जैसे हमने इसके लास्ट वाले चैप्टर में पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था, तो पीजेंट मूवमेंट्स में भी जो है विमेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि तेभागा स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करती है। उसी के साथ साथ तेभागा के बाद तेलंगाना मूवमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करती है। और आपको देखने को मिलेगा कि इसमें कुछ प्रोमिनेंट नाम आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि अरुत्रा कमला देवी, जमालुन्निसा बेगम, सूर्या बाठी, स्वराजम, ऐसे बहुत सारे आपको लीडर्स प्रोमिनेंट देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है कि कुछ विमेन ने तो यहाँ तक कि आर्म्स यानी हथियार तक के उठा लिए थे। जैसे कि आपको देखने को मिलता है कि प्रीति लाता वाडेडर, बिना दास, कल्पना दत्त, और उन्होंने अपनी जान भी यहाँ पर गंवाई थी। लेकिन वायलेंस हम जस्टिफाई नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह और बहुत सारे उस टाइम पे आपको देखने को मिलता है कि ग्रोथ हो रही थी ऑफ दी आर्म्ड स्ट्रगल वाले पीपल की, तो उस तरीके से विमेन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले करती है। और बाद में जाके कल्पना दत्त जो है सीपीआई को भी ज्वाइन कर लेती है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को। तो आपको देखने को मिलता है किस तरीके से विमेन जो है, चाहे वो आर्म्स हो, चाहे वो पीजेंट्स मूवमेंट हो, चाहे वो वर्कर्स मूवमेंट हो, उस सब में जो है पार्टिसिपेट कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्राइबल वुमेन की। तो ट्राइबल वुमेन में जो है मणिपुर रिबेल्स के अंदर रानी गुडियालो जो है वो भी लीड करती है, और वो जो है नो टैक्स कैंपेन चलाती है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होने को आया है, हम आ चुके हैं समरी पे। तो हमने समझा कि किस तरीके से इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो है विमेन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके बाद हमने ये भी समझा कि क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर पूरे विमेन जो है बहुत ज़्यादा एक तरीके से ऑर्गेनाइज होकर उतर कर आती है, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स जो है वो विमेन को इंश्योर किए जाते हैं।
पर हमें देखने को मिलता है कि अभी भी कहीं-कहीं पर जो है विमेन को इक्वालिटी नहीं मिलती, जैसे कि वर्क प्लेस और बहुत सारी जगह पे अभी भी आप देखोगे कि विमेन के साथ जो है इनजस्टिसेस हो रहे हैं। तो उसके लिए अभी हमको काम करने की ज़रूरत है। अब इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये ख़त्म हो जाता है। इसमें आपको कुछ रीडिंग्स दी हुई है। अल्टेकर की रीडिंग दी हुई है, पोजीशन ऑफ वुमेन इन हिंदू सिविलाइजेशन, आप रीड करना चाहो तो कर सकते हो। डिफरेंट तरीके की जो है आपको रीडिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में एक नए वीडियो में। एंटी कास्ट मूवमेंट हम डिस्कस करेंगे, लेसन नंबर 16। इसी के साथ हमारा जो कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म इन इंडिया है वो खत्म हो जाएगा और फाइनली फिर हम समझ जाएंगे कि हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी यूपीटी यानी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। ट्रिपल आईपीटी यानी आइडियाज इन इंस्टीट्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसके सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं और अब कॉलोनियलिज्म वाला जो हम पढ़ रहे हैं ये भी कंप्लीट हो जाएगा और फिर हमारा जो डीएससी का आपका पेपर है वो फिनिश हो जाएगा। फिर मैं आपको कवर करवाऊंगी सैक वैक और एईसी, जिसके साथ आपका जो है सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।